कृषक नेता अखिल गोगोई जो सीए के विरोध आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया, उन्हें जेल में रखा गया है। तो इसलिए सरकार तो घबराई हुई है, डरी हुई है, और उसको लगता है कि जो खुद डरी हुई है जनता से, उसको लग रहा है कि जनता को डरा करके डर के बल पर हम राज करेंगे। तो डर के बल पर अब राज नहीं कर सकते। असम में महाजोट बना, महाजोट में सीपीआईएमएल महाजोट का हिस्सा है, मगर कार्बी आंगलंग में सर महाजोट का हिस्सा क्यों नहीं है सीपीआईएमएल? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से देखिए कांग्रेस के लोग बेहतर दे पाएंगे। मैंने देखा एक व्हाट्सएप में चल रहा है कि भेल बेच दो, रेल बेच दो, और जो सवाल करे उसको जेल भेज दो। सब बेच रही है सरकार, और सवाल करने पर, जवाब मांगने पर जेल भेज दे रही है। नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाल करके सरकार सवालों से भाग नहीं सकती। इस बार सीपीआईएमएल उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो उनका जो अहम मुद्दा रहेगा, असेंबली में पहुंचते जो अहम मुद्दा रहेगा, वो क्या रहेगा? सबसे पहले चाय बगान। पूरे देश के फेडरलिज्म को मोदी सरकार बुलडोजर की तरह रौंद रहे हैं। अगर हम कहेंगे डेमोक्रेसी में 3D की जरूरत है, डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट के अलावा 3 के हिसाब से तो ना असम चलेगा ना हिंदुस्तान चलेगा। सीपीआईएमएल को जरूरत है कि कांग्रेस के साथ महागठबंधन? सीपीआईएमएल को अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ी है। सत्ता लेकर के अगर जनता के लिए कुछ करते तो बात समझ में आती। सत्ता लेकर के सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम करना है। और लेफ्ट के लोग, हम लाल झंडे के लोग, हमेशा चुनाव जीते चाहे हारे, लोग ये मानते हैं कि वह लड़ने भिड़ने की कुवत है। और हमें लगता है कि सीपीआईएमएल हम कोई समझौता करके नहीं आ रहे। लोग कह रहे हैं आप अपने विचारों से समझौता कर लिया, तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ से कार्बी आंगलंग को निकालना है इस भ्रष्टाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं आपके साथ गणेश पासवान। असम विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में असम में विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं का आगमन भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मीडिया चैनलों में छाए रहते हैं, मगर एक ऐसे व्यक्ति है जो मीडिया में सुर्खियों पर तो नहीं छाए रहते हैं, मगर जमीनी स्तर पर हर रोज कहीं ना कहीं लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे सीपीआईएमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से। सर, सबसे पहले तो असम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। और सर, असम आने का मुख्य कारण? चुनाव है, अभी हमारे तो उम्मीदवार बहुत कम है, तो 27 तारीख को बेहाली का चुनाव है, कल वहाँ जाना है, और आज का कार्बी आंगलंग का दौरा था, यहाँ भी 4 साथी हमारे चुनाव में। आपने कहा कि असम में 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, बिहाली में आप लोगों का एक उम्मीदवार भी है। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपसे एक सवाल करूंगा कि असम में महाजोट बना, महाजोट में सीपीआईएमएल महाजोट का हिस्सा है, मगर कार्बी आंगलंग में सर महाजोट का हिस्सा क्यों नहीं है सीपीआईएमएल? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से देखिए कांग्रेस के लोग बेहतर दे पाएंगे। हम लोग भी चाहते थे, और जैसे तमाम लोग चाहते हैं कि असम में एक संपूर्ण तालमेल होता, और मेरे ख्याल से जैसे बिहार से हम लोगों को सीखना चाहिए। तो बिहार में जब तालमेल हुआ और कारगर तालमेल हुआ, उसका परिणाम बड़ा अच्छा निकला, और ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग शिकस्त मिल गई थी, लेकिन अब सीटों के तालमेल के मामले में कुछ रह गया। बिहार के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो चुनाव परिणाम आने के बाद आम लोग कहने लगे कि शायद अगर माले को, लेफ़्ट को कुछ और सीटें मिलती, कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें लड़ने के लिए कम होती, क्योंकि आखिर 70 सीट लेकर के 19 सीट स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बड़ा कमज़ोर था वहाँ। तो बिहार की तरह हमें लगता है कि असम में भी ज़रूरत इस बात की थी, असम की डाइवर्सिटी को देखते हुए, तो सबके लिए सही जगह तय होती। तो कार्बी आंगलंग तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के पूरे ऑटोनोमस स्टेट आंदोलन के पीछे सीपीआईएमएल का बड़ा योगदान था। डॉक्टर जयंत रंगपी से लेकर के वो पूरी पीढ़ी थी, जिन लोगों ने, जो लोग आज तमाम पार्टियों में जो लोग देखेंगे वो सब कहाँ से आए हैं, वो सारे लोग, वो एसडीसी सब सीपीआईएमएल में सब थे। तो वहीं से जा करके फैल करके पूरे कार्बी आंगलंग के पॉलिटिक्स में इधर उधर लोग हैं। तो हमें लगता है कि इसलिए यहाँ अगर तालमेल होता तो वो बड़ा अच्छा ही होता, लेकिन अब अफसोस है कि नहीं हो पाया। लेकिन हमें जनता पर भरोसा है
मैं जो देख रहा हूँ कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव, चाहे बंगाल की बात करें, असम की बात करें, और जहाँ तक मेरे पास तमिलनाडु से भी खबर आ रही है, केरल से भी, पूरे देश में इस समय लोग कह रहे हैं कि अति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से लोग बेहद दुखी, बेहद परेशान हैं, और इसलिए हर चुनाव में अब लोगों के सामने एक एजेंडा है कि भाई भाजपा से अब छुटकारा मिले। तो असम तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग झेल रहे हैं। जब आपने जिक्र किया तो सर, असम में एनआरसी का जो मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनआरसी का मुद्दा जो है चुनाव में होना चाहिए था, मगर बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो इस चीज़ को दबाकर, जैसे कि भाजपा खुद ही इस चीज़ को दबाकर और लोगों के बीच में कुछ अलग अलग करना चाह रही है। तो आपका जो CPI में लिबरेशन है, तो वो इस मुद्दे को लेकर सर क्या कहेंगे? नहीं, एनआरसी अकेले नहीं है। अब एनआरसी के साथ साथ, बल्कि एनआरसी से भी बड़ा जो सवाल है वो सीए, जो अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझा दिया था लोगों को कि एनआरसी से लोग बाहर होंगे और सीए से हम अंदर करेंगे। तो आप देख लीजिए कि असम तो सबसे ज़्यादा, हमें लगता है कि पूरे देश में सीए के ख़िलाफ़ जो शुरू हुआ आंदोलन, तो एक असम से शुरू हुआ, एक दिल्ली में शाहीन बाग जामिया वहाँ से शुरू हुआ और गोली चली। असम में लोग, सरकार बीजेपी की है, आज जिस तरह से शहीद हुए, गोली चली, लोग मारे गए। तो जैसे आज किसान आंदोलन के साथ जो सरकार का इस समय जिस तरह से सरकार सलूक कर रही है, पेश आ रही है, बिल्कुल उसी तरह। तो हमें लगता है कि चाहे एनआरसी हो, सीए हो, तो बड़ा सवाल है कि देश के अंदर पहले तो यही नियम था कि जनता सरकार को चुनती थी। लोकतंत्र में ही होता है, जनता सरकार को चुनती है, और जनता जब चुनाव में है तो वोटर है, तो नागरिक हैं। अब ये नया शुरू हो रहा है कि सरकार अब जनता को चुनने लगी है, सरकार तय कर देगी कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है। तो हमें लगता है कि ये पूरा बहुत बड़ा सवाल है, असम के लिए भी, बंगाल के लिए भी। और भाजपा वाले सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को थोड़ा अभी दबा के रखें। जैसे उन्होंने कहा वैक्सीन अभी चल रहा है, वैक्सीन ख़त्म होने के बाद अमित शाह ने कहा कि हम इसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब चालाकी है भाजपा की, लोग समझ रहे हैं। और इन तमाम बातों से, अभी देखिए बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। तो अगर आप जैसे कहते हैं कि इतने बांग्लादेशी आ गए हैं, तो बांग्लादेशी तब वापस कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश जाएंगे। तब तो इस सवाल पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में बात होनी चाहिए। लेकिन अब बांग्लादेश से पूछिए, बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भारत सरकार ने कभी ये मुद्दा हमारे साथ नहीं उठाया। तो जिस मुद्दे पर आप बांग्लादेश से नहीं बात करते हो, उस मुद्दे पर देश के अंदर माहौल ख़राब करना और गरमाना और लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करना, एक विभाजन पैदा करना, तो ये सब कुछ राजनीति के लिए, शुद्ध रूप से सत्ता के लिए भाजपा वाले करते हैं। लोगों को बात समझ में आ गई। कृषि आंदोलन देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मगर असम में कोई भी राजनीतिक दल इस चीज़ पर आज तक कोई टिप्पणी नहीं कर पा रही है। तो सर, ये कृषि आंदोलन क्या वाकई में सरकार जिस तरह से कृषि आंदोलन को समझा रही है, वाकई में उस तरीके से, या देश के कृषक, चाहे वो असम के हो, चाहे पूर्वोत्तर के हो, चाहे पूरे भारतवर्ष के हो, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पंजाब के किसान जब बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि खेती को सबसे बढ़िया समझने वाले पंजाब के किसान हैं। तो कल तक देखिए हिंदुस्तान की तमाम सरकारें वो पंजाब के किसानों को सलाम करती थी कि पंजाब ने ग्रीन रिवॉल्यूशन कर दिखाया। और जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो हमारे देश की स्थिति ये थी कि हम अमेरिका से गेहूं आयात करते थे देश में। अमेरिका से गेहूं आता था, तब रोटी बनती थी, तब बच्चे खाते थे। तो पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने इस कमज़ोरी से हिंदुस्तान को निजात दिलाया और हरित क्रांति के बाद देश में उत्पादन बढ़े। तो पंजाब के किसान अगर कह रहे हैं कि खतरनाक है, तो वाकई खतरनाक है, क्योंकि उनसे बेहतर खेती को कोई समझने वाले नहीं है। तो दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि पंजाब के किसान को सबसे ज़्यादा फसल की खरीद पंजाब में होती है और सबसे ज़्यादा कीमत पंजाब के किसानों को मिल पाती है। और यही वजह है कि पंजाब के किसानों को नुकसान समझ में आ रहा है। अभी हम लोग 2 दिन पहले बिहार में, पटना में, हमने बहुत बड़ा किसान मजदूर महापंचायत लगाई। अब बिहार के किसान भी समझने लगे, क्योंकि पंजाब के किसानों ने आके बताया कि आपको जो कीमत नहीं मिलती, बिहार में जिस धान के लिए 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल लोगों को मिलता है, पंजाब में वो 1850 रुपये MSP में बिकते हैं। बिहार का धान 800 रुपये में बिहार से खरीद करके लोग ले जाते हैं और पंजाब में जा कर के वो 800 वाला धान 1800 का बन जाता है। तो पंजाब के किसान और पूरे देश के किसान, उनकी मांग बहुत सीधी है कि पूरे देश के किसानों को MSP का हक मिले और हर फसल के लिए मिले
और जो एमएसपी है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक तय हो, यानी जो खेती में लागत बढ़ी हुई है, खर्च बढ़ गया है, उससे 1.5 गुना कीमत तय हो। तो ये तो पूरे देश की मांग है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के हिसाब से तो मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। महंगाई के हिसाब से अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर आप बेच रहे हैं तो किसान को क्या एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर हम पूछे कि असम में कृषक नेता अखिल गोगोई जो सीए के विरोध आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया, उन्हें जेल में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों के आंदोलन या किसी इस प्रकार के सरकार के विरोधी आंदोलन के आवाज़ों को दबाने का प्रयास करके जो रिवोल्यूशनरी लीडर जो है, जो नेता है, उनको ऐसे जेल में रखने का कुछ षड्यंत्र रच रही है। नहीं, बिल्कुल। अभी तो हमने देखा एक व्हाट्सएप में चल रहा है कि भेल बेच दो, रेल बेच दो, और जो सवाल करे उसको जेल भेज दो। सब बेच रही है सरकार, और सवाल करने पर, जवाब मांगने पर जेल भेज दे रही है। और अखिल गोगोई तो बहुत दिनों से है, कफील खान बहुत दिनों से थे। हमारे एंटी-सीए आंदोलन में ही छात्र नेता लखनऊ यूनिवर्सिटी में नितिन राज जेल में थे, अभी बेल पर बाहर निकले हैं। आप भीमा कोरेगांव के मामले में एक से एक इस देश के मानवाधिकार आंदोलन के नेता, दलित बुद्धिजीवी, वो जेल में है। आज अम्बेडकर को हम याद कर रहे हैं, महान सत्याग्रह का करीब 94 साल हो रहे हैं। तो आज पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। इसलिए सरकार तो घबराई हुई है, डरी हुई है, और उसको लगता है कि जो खुद डरी हुई है जनता से, उसको लग रहा है कि जनता को डरा करके, डर के बल पर हम राज करेंगे। तो डर के बल पर अब राज नहीं कर सकते। ये अंग्रेज़ बहुत करके कोशिश करके देख चुके हैं। जनता डरेगी नहीं। जेल जाएंगे तो जाएंगे, शहीद होना है तो होंगे लोग, लेकिन इस हिंदुस्तान में भगत सिंह के रास्ते पर, अंबेडकर के रास्ते पर, क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलने वालों की कभी कमी नहीं हुई, कमी नहीं होगी। और असम में भी, और देश के कहीं भी, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो नागरिकता आंदोलन के नेता हो, पर्यावरण आंदोलन के नेता हो, मजदूर आंदोलन के नेता हो, निजीकरण विरोधी आंदोलन के नेता हो, रोजगार आंदोलन के नेता हो, शिक्षा स्वास्थ्य आंदोलन के नेता हो, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाल करके सरकार सवालों से भाग नहीं सकती। सरकार है तो जनता सवाल पूछेगी, जनता को जवाब चाहिए। जनता को जवाब नहीं मिलेगी तो जनता जवाब दे देगी, जैसे बिहार में भी लोगों ने दिया था, इस बार असम के लोग दे देंगे चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो पूरा भरोसा है, इस बार छुट्टी होने वाली है। इस बार सीपीआई में उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो उनका जो अहम मुद्दा रहेगा, असेंबली में पहुंचते जो अहम मुद्दा रहेगा, वो क्या रहेगा? सबसे पहले चाय बागान। हमारे विवेक जी बिहाली से जीत करके आएंगे तो चाय बागान के मजदूरों के नेता हैं। मोदी जी हमेशा चाय की बात खूब करते रहे, जहाँ भी जाते हैं कहते थे हम यहाँ की चाय बेचते थे, लेकिन चाय मजदूरों की बात अभी तक नहीं हुई। हिंदुस्तान के चाय मजदूरों को सबसे पहले उनके लिए न्यूनतम वेतन ठीक से मिले, उनकी छुट्टी, उनके पूरे वेतनमान, उनके सोशल सिक्योरिटी, ये सब, उनके ज़मीन का पट्टा, असम के अंदर टी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन का सवाल, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि एक नंबर पर है। कार्बी आंगलॉन्ग से जीत के हमारे साथी जाएंगे तो 244A बहुत बड़ा सवाल है। आज 244A से जो आंदोलन शुरू हुआ, आज पूरे देश के फेडरलिज्म को मोदी सरकार बुलडोज़र की तरह रौंद रहे हैं। कश्मीर के पास एक 370 था, 370 तो छीन लिया, ना सिर्फ विशेष दर्जा छीना बल्कि उसके राज्य का दर्जा छीन करके कश्मीर को केंद्र शासित इलाके में तब्दील कर दिया। दिल्ली में राज्य का दर्जा तो पूरा नहीं था लेकिन काफ़ी अधिकार था। अभी एलजी को और ज़्यादा अधिकार दे करके दिल्ली को भारत सरकार अपनी कॉलोनी बना लेना चाहती है। तो इस देश में फेडरलिज्म खतरे में है। और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी, अगर हम कहेंगे डेमोक्रेसी में 3D की ज़रूरत है। डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट के अलावा 3D। एक नंबर डाइवर्सिटी। ये हिंदुस्तान डाइवर्स है और तभी हम हैं। तो अब असम को देख लीजिए आप, इतने तरह तरह की बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, आपके उनके पूरे पहनावा। तो इस यहाँ अगर आप वो आरएसएस के हिसाब से कोई एक बोली, एक भाषा, एक दल, एक विचार, एक नेता ऐसे ही चलाएंगे तो ना असम चलेगा ना हिंदुस्तान चलेगा। डाइवर्सिटी। दूसरा, डेमोक्रेसी में डिसेंट, बोलने का अधिकार, बोलने, विरोध करने का अधिकार, विरोध करने की आज़ादी। मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं हम लोगों को। आज़ादी का आंदोलन हुआ था तब हम और आप बैठ करके ऐसे बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी भी अंग्रेज़ों का राज चलता है इस देश में और हम गुलाम बने रहते। आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिली। अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, आंदोलन से ही मिलेगा। और आंदोलन करने वालों को आप जेल में डाल रहे हैं। तीसरी बात है इस समय डिग्निटी।
लोगों का सम्मान, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल डिग्निटी, ये स्वाभिमान। आज किसान भी लड़ रहे हैं, सिर्फ एमएसपी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने डिग्निटी के लिए भी लड़ रहे हैं, स्वाभिमान के लिए। तो ये 3D चाहिए हमें, और ये सरकार जो है बिल्कुल इसके खिलाफ है। तो हमारे जो भी विधायक जीत करके जाएंगे विधानसभा के अंदर, अभी बिहार में एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया, 12 विधायक हमारे जीत करके गए, और बिहार के लोग कह रहे हैं कि हाँ, विपक्ष हो तो माले, विधायक हो तो माले जैसे विधायक, जहां लगातार नौजवानों की आवाज़, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल विधानसभा के अंदर गंभीरता से उठा रहे हैं। सरकार घिर रही है, उसके बाद जवाब नहीं है, मंत्री को खेद प्रकट करना पड़ रहा है, माफ़ी मांगना पड़ रहा है। तो यहाँ बिहार, असम में तो हम चाहते हैं कि जो बिहार में काम पूरा नहीं हुआ, सरकार नहीं बन पाई, यहाँ तो हम चाहेंगे कि सरकार भी बन जाए, भाजपा की छुट्टी हो जाए, और माले के विधायक असम के अंदर, असम की ज़रूरत, चाय बागान के लोग, गरीब लोग, मजदूर, यहाँ निजीकरण से असम को सबसे ज़्यादा खतरा है। ये पेट्रोलियम उद्योग से हो, बैंक हो, ये पूरा निजीकरण हो जाएगा तो असम की इकोनॉमी चौपट। तो असम की इकोनॉमी के लिए, रोज़गार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। भाकपा माले एक ऐसा दल है सर जो शोषित, गरीब, दलित, इन लोगों के साथ हमेशा देखा जाता है, मगर आज क्या सीपीआईएम को जरूरत है कि कांग्रेस के साथ महागठबंधन में जाए? ऐसा क्यों सीपीआईएम क्या जरूरत, क्या लग रहा है कि लोगों के बीच से कहीं ना कहीं सीपीआईएम का विश्वास जो था वो कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये सीपीआईएम को अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। सवाल ये है कि देश में एक ऐसा राजनीतिक दौर आ गया है, भाजपा का जो शासन है, जब भाजपा वाले पहले कहते थे कि वी आर ए पार्टी विथ ए डिफरेंस, लोगों को बात बहुत समझ में नहीं आती थी। लोग कहने लगे भाई भाजपा भी तो वैसे ही पार्टी है, इसमें भी तो उतना ही करप्शन है। बंगाल में लोग कह रहे हैं कि जितने तृणमूल के भ्रष्ट नेता थे उन्हीं लोगों को दल बदल करवा करके अपने में ला करके, तो लोगों को लगने लगा था कि शायद भाजपा भी वैसी ही एक पार्टी है जैसे तमाम सत्ता में रहने वाली पार्टियां होती हैं। अब लोगों को बात ये समझ में आ गई कि भाजपा वाकई बिल्कुल एक अलग किस्म की पार्टी है, जिसका संविधान में यकीन नहीं है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, लोगों से सिर्फ वोट ले लेना है, सत्ता कब्जा कर लेना है, और सत्ता पा करके पूरी सत्ता उनको चाहिए। वो मोदी जी को पंचायत का भी चुनाव होगा, उसमें भी मोदी जी की फोटो दिखा करके उसमें मुखिया प्रधान का भी भाजपा को चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे देश में सत्ता चाहिए, और सत्ता लेकर के अगर जनता के लिए कुछ करते तो बात समझ में आती। सत्ता लेकर के सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम करना है, सिर्फ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है, बेचना है। तो इसीलिए भाजपा से छुटकारा पाने के लिए आज देश में इस बात की ज़रूरत आ गई है कि विपक्ष के लोग, भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां, तो कांग्रेस पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस को आज के दौर में निश्चित तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और लेफ्ट के लोग, हम लाल झंडे के लोग, हमेशा चुनाव जीते चाहे हारे, लोग ये मानते हैं कि वह लड़ने भिड़ने की कुवत है, हिम्मत है, सच कहने की हिम्मत है, तो लाल झंडे वालों से लोग देखें और सीखें। तो इसीलिए ये जो असम के अंदर तीनों लेफ्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, और इसके साथ कांग्रेस, यूडीएफ, और मुझे खुशी है कि हमारे बोरो साथी भी आ गए हैं इधर, तो लोग समझने लगे हैं असम के अंदर ये भाजपा जो है असम को बर्बाद करके रख देगी। तो असम को बचाना है तो असम के अंदर भी एक बड़ा जोट चाहिए, कारगर, और इसी एकता में। और हमें लगता है कि सीपीआईएमएल हम कोई समझौता करके नहीं आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप अपने विचारों से समझौता कर लिया, बल्कि हमारे विचार की ये मांग है। हमारा विचार है कि सबसे दबे कुचले लोगों के पक्ष में खड़े हो, तो दबे कुचले लोगों के पक्ष में खड़े होने के लिए देश में लोकतंत्र चाहिए, बोलने की, लड़ने की आज़ादी चाहिए, संविधान चाहिए। और संविधान अगर खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में हो, उससे अमीरों का कुछ आता जाता नहीं है, उससे गरीबों का ही आता जाता है। तो गरीब लोग अपने निजीकरण हो जाएगा, तो गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा, गरीब के इलाज के लिए अस्पताल नहीं होगा, जो बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसलिए गरीबों के लिए आज निजीकरण को रोकना, संविधान को बचाना, देश को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए अपने विचार के हिसाब से ही हम लोग ये तालमेल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो काम बिहार में पूरा नहीं हो पाया, असम में पूरा हो जाएगा। से अगर विधायक जीतते हैं तो आने वाले दिनों में भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्योंकि ना कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार किया है, ना किसी अन्य पार्टी ने उन्हें स्वीकार किया है। तो अगर जीतते हैं तो किसके साथ? सवाल ही नहीं है, हम लोग तो इस गठबंधन के साथ है। ये अलग बात है कि जो तालमेल पूरा होना चाहिए था कार्बी आंगलन के अंदर, वो नहीं हो पाया। इसलिए भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली कोई देश में अगर एक भी पार्टी बची रहेगी, वो पार्टी है भाकपा माले, कम्युनिस्ट, लाल झंडे वाले लड़ने के लिए। इसलिए कुछ में कोई सवाल ही नहीं है। और हमें लगता है कि यहाँ पहली बात तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
यहाँ बहुमत से सरकार बनेगी। विपक्ष में इस समय भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना है। हमारी अब कोशिश है कि भाजपा विपक्ष में भी रहे तो कमज़ोर से कमज़ोर रहे, ताकि खुराफत ना कर सके असम के अंदर, और कार्बी आंगलॉन्ग से भी हमारे साथी जीत करके जाए, ताकि वो पूरे कार्बी आंदोलन के जो ऑटोनॉमी की लड़ाई थी उसको भी तेज कर पाए। कार्बी आंगलॉन्ग के अंदर जो समरसता, तमाम लोग यहाँ कार्बी बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, तमाम भाषा असमिया बोलने वाले, बंगला बोलने वाले, अलग अलग तमाम मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो सब घुल मिल करके रहते थे, मिलजुल करके रहते थे। तो वो माहौल हमें चाहिए। और जिस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, आज हमने देखा कि 30 करोड़ की बिल, 17 किलोमीटर सड़क कह दिया कि हमने 7 दिन में चौड़ा करना। 7 दिन में चौड़ीकरण का दावा दिखा करके 30 करोड़ का बिल निकाल लिया, और 2 किलोमीटर कार्बी आंगलॉन्ग में हुआ है। हमने देखा कि शायद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे सीईओ साहब के बेटा हैं। सीईओ के बेटे ने 30 करोड़ का एक तरीके से बिल निकाल लिया, और 17 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण। हमने अपने तमाम इंजीनियर मित्रों से पूछा है, जो इंजीनियर IIT में पढ़ाने वाले, कि बताओ ये संभव है क्या 7 दिन में 17 किलोमीटर की सड़क? लोगों ने कहा कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो गलत काम का दावा, गलत बिल, 17 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर भी शायद मुश्किल से बना है, और वहाँ 30 करोड़ का बिल निकाल ले रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ से कार्बी आंगलॉन्ग को निकालना है इस भ्रष्टाचार से। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, CPI-ML लिबरेशन के केंद्रीय महासचिव, और जो नेता हमेशा लोगों के बीच रहते हैं।